स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करने वाले हैं हम, वो भी हिंदी मीडियम में। और ये जो वर्कशीट है ये 8 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी 8 सितंबर की वर्कशीट है। क्वेश्चन को विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उससे पहले जो आपका चैप्टर है उसे थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको सिलेबस टाइम के साथ वर्कशीट के साथ साथ ही कवर करना होगा, वरना आप लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो चैप्टर दिया गया है इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अर्थव्यवस्था से दिया गया है, यानी जो इंडियन इकोनॉमी होती है ना, आप इको पढ़ते हो, उसका ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें भी आपको टॉपिक पढ़ना है विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जब मैं बोलूं कि मल्टीनेशनल कंपनीज, तो बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होंगे, क्योंकि आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर होगा जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका होगा या करता होगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MNC कहते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। चलिए देख लेते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित था। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो आप उस टाइम पीरियड को कैसे लिखेंगे? 20वीं सदी के मिड की बात की जा रही है, तो आप उस टाइम को बेटा लिखेंगे 1950 से 60। 1950 से 1960 का जो समय है उसे 20वीं सदी का मिड टाइम कहा जाता है। तब जो व्यापार होता था वो देश की सीमाओं के अंदर, यानी भारत में जो चीज़ें हम उत्पादित कर रहे हैं वो भारत के अंदर ही बेच रहे हैं। ये इंडिया की बाउंड्री है, तो हम इसके अंदर ही उन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, हम बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, दूसरे देशों में बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, बहुराष्ट्र। ऐसी कंपनियां जो बहुत सारे राष्ट्रों में उत्पादन करती हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे कि क्या है, एक कंपनी है, शुरू होती है भारत से, ठीक है, भारत में उसने अच्छा मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अपनी एक ब्रांच लगा देते हैं अमेरिका में, ठीक है। वहाँ पे भी हम अब वहाँ पे जब उत्पादन करेंगे तो सारा सामान भारत से उठा के थोड़ी ले जाएंगे, पहले हम कुछ सामान यहाँ से लेके जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, वहीं से चीज़ें खरीदेंगे, वहीं पे बनाएंगे, लेकिन जो नाम होगा वो हमारी इंडियन कंपनी का होगा। अगर हम वहाँ पे भी अच्छा करते हैं तो हमने चाइना में भी खोल ली, ठीक है, और कनाडा में खोल ली, अलग अलग कंट्रीज में खोल ली, तो वो कंपनी क्या बन जाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है। मतलब ऐसी कंपनी जिसका मल्टीपल राष्ट्र में, बहुत सारे देशों में स्वामित्व हो, कंपनियां हो। आई होप आप समझ गए होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो अलग अलग देशों में कार्यरत हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं LG, आप फ्रिज यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, ये किस कंपनियों का है? क्या ये इंडिया का है? नहीं, अलग अलग देशों की कंपनियों का है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। नोकिया की बात कर लीजिए, छोटे से देश का एक मोबाइल हैंडसेट है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। ये भी क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, ठीक है। और IT सेक्टर में आजकल बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में कार्यरत हैं। इसके बाद देखते हैं, कंपनियों के परिदृश्य पर आने के पूर्व भारत जैसे देशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुएं आयात होती थी। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनियां, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो देश था वो गुलाम रह चुका है 100 साल तक, 200 साल तक, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो वो शुरुआत कैसे हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है कि हम बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, फिर वो हमारे देश में कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी खोलने के बाद फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, यहीं पे बस जाते हैं, यहीं पे पॉलिटिक्स करने लगते हैं राजाओं से मिलके, और फिर वो यहीं पे हम पे ही अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम जब ये सब चीज़ें थी, तो उस टाइम क्या था कि भारत से कच्चा माल, यानी कि जो कॉटन है, कपास है, ठीक है, और जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल, ये भारत से ले जाया जाता था। यहाँ से
आयात किया जाता था विदेश में, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता वो कम दाम पे ले जाते थे और वहां से कपड़े बनाकर और वस्तुएं बनाकर भारत में लाकर ज्यादा दामों में बेचते थे। तो भारत कैसी मार्केट थी, कैसा बाजार था उनके लिए, कच्चे माल को ले जाने के लिए और बनी हुई वस्तुओं को लाके बेचने के लिए। मतलब हमारे यहाँ से ही सस्ती दाम पे चीजें सारी ले जाते थे और उसे बना के कपड़ा वपड़ा और भारत में ही लाके बहुत महंगे दामों पर बेचते थे और हमारे यहाँ मशीनों को नहीं लगने देते थे, जिससे कि हम यहाँ पर विकास ना कर पाए। तो ये होता था उस टाइम पे, ठीक है, जब ये हमारा मिड का टाइम था। इसके बाद देखते हैं, उत्पादन लागत कम करने एवं अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं साधन मिल जाते हैं। अब आप बताइए कि कोई भी कंपनी कहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। हमने जैसे पढ़ा था कि आपको कारखाना खोलना हो तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे सस्ता श्रम मिले, कच्चा माल मिले। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी वही करती हैं कि अधिक लाभ कमाने के लिए, क्योंकि आपको कम इन्वेस्ट करना पड़े, कम पैसा लगाना पड़े, ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वही करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि उत्पादन कम हो, अधिक लाभ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी जगहों पे स्थापित करती हैं जहां पे उन्हें क्या हो, सस्ता श्रम मिले, मतलब मजदूर उन्हें कम दामों पे मिल जाए। तो अगर वो भारत जैसे देश में लगाएंगे तो उनके लिए क्या फायदा होता है कि यहाँ पे मजदूरों की कमी नहीं है, उन्हें सस्ते मजदूर लेबर्स मिल जाते हैं, स्किल्ड लेबर्स भी मिल जाते हैं और बाकी साधन जैसे बिजली, पानी और बाकी जो कच्चा माल है वो चीजें उपलब्ध हों। ऐसी जगहों पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी ब्रांचेस खोलना पसंद करती हैं और स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही हैं। तो जो ये उत्पादन करती हैं केवल एक देश में नहीं, स्टेट वर्ल्ड लेवल पे करती हैं, वैश्विक स्तर पे करती हैं, यानी मल्टी कंट्रीज में करती हैं। भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अब आप बोलेंगे निवेश या इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, सोना खरीदते हैं आपकी मम्मी, तो क्या कहते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसका प्राइस तो आगे बढ़ेगा ना। गोल्ड को आपने खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो क्या कहते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, तो इसको क्या कहते हैं, निवेश। अब कंपनियों के लैंग्वेज में निवेश किसे कहते हैं, तो अगर आप भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, कोई उपकरण खरीदते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी और देश में जाकर ये उपकरण चीजें खरीदती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय निवेश कहते हैं, ठीक है। जब दूसरी कंपनी, जैसे कि अमेरिका कोई कंपनी है, चाइना की कंपनी है, भारत में कोई जमीन खरीद रही है, फैक्ट्री लगा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो बोलेगी कि हम निवेश कर रहे हैं। और कैसा निवेश कर रहे हैं, विदेशी निवेश कर रहे हैं। तो आप विदेशी निवेश भी समझ गए। उत्पादन लागत को कम करना, ये और निवेश आप समझ गए हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि भाई कंपनी का जो मालिक है वो बैठा हुआ है चाइना में, वो बैठा हुआ है अमेरिका में, वो क्या कर रही हैं, अपनी कंपनी खोल दी उन्होंने इंडिया में या किसी भी कंट्री में खोल दी और यहाँ के लोकल चीज़ों का ही इस्तेमाल करके यहाँ पे हमारी क्या बन गई, कॉम्पिटिटर बन गई, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटर होता है ना, पढ़ाई में कॉम्पिटिटर आपसे जो ज़्यादा मार्क्स लाता है, वैसे ही हमारे ही देश में कंपनियां खोल के और हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और वो होते कहीं और पे हैं, लेकिन वहाँ पर अपना दबदबा जमा के रखते हैं क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, कम प्राइस में दे रहे हैं। इसका एग्जांपल आप चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, इंडिया में अवेलेबल हैं और पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। हर घर में किचन से लेकर आपकी हर चीज़ के इस्तेमाल की चीज़ों में कोई ना कोई प्रोडक्ट चाइना का होता ही है। उन्होंने क्या किया, सारी कंपनियों का अपने हर फील्ड में प्रोडक्शन किया और सब जगह फैला दिया है और वो बैठे हैं वहाँ पर यहाँ पर उनका कंपटीशन चल रहा होता है क्योंकि वो इतना सस्ता प्राइस में बना देते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ बना रहा है उसका प्राइस उससे ज़्यादा है, तो इंसान क्या देखता है, सबसे पहले प्राइस देखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए अच्छा माध्यम भी क्या है, विदेश व्यापार है।
विदेश व्यापार के द्वारा आपस में लोग साझेदारी करते हैं, अच्छे से मिलके रहते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं विदेश व्यापार। जैसे आप देखेंगे कि हमने अपने विदेशी उपकरण, विदेशी मतलब जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हम खरीदते हैं रशिया से, ठीक है। अभी हमने राफेल जो लिया था फ्रांस से, तो जो हम कंट्रीज से इक्विपमेंट्स खरीदते हैं उससे भी, वो भी क्या होता है, विदेश व्यापार होता है। इससे दो कंट्रीज के रिलेशन अच्छे होते हैं। व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर्षित हुई थी। अगर हम इतिहास की में बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो किस लिए आई थी, प्रॉफिट कमाने के लिए ही इंडिया में आई थी। वास्तव में विदेश व्यापार अपने देश के बाजारों के बाहर बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादनों का एक अवसर प्रदान करता है। जो विदेश व्यापार है अपने बाजार से निकलकर, जैसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं केवल अपने मार्केट में बेचेंगे तो हम उतना प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन अगर हम वही दूसरे देश में जाकर बेचेंगे तो हम दूसरी मुद्रा भी कमाते हैं और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करने में ज़्यादा फायदा भी कमाते हैं। क्योंकि हो सकता है, मैं जो चीज़, आप सोच लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका यहाँ पे आपको बनाने में 50 रुपये लग रहे हैं, वही आप किसी ऐसे देश में जाके बनाए जहाँ पे चीज़ें और सस्ती हैं तो वहाँ पे आप 25 रुपये में ही बना लेंगे उस चीज़ को, तो आपका तो फायदा होगा ना। तो यही करती हैं विदेशी कंपनियां, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें सस्ती उपलब्ध है वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चर करती हैं और अपना लाभ कमाती हैं। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक हैं। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार है बहुत सारी कंपनियों को, देशों को आपस में जोड़ता है और उनका एकीकरण भी करता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके बाद आपको एक केस स्टडी दी है। केस स्टडी क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी होती है और कई बार एग्जाम में उस सिचुएशन से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे केस स्टडी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये केस स्टडी को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि होंडा कंपनी ने 19 फरवरी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के संस्थापक ब्रजमोहन लाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की। तो पहले क्या था, आप हीरो होंडा सुनते हैं, हीरो कंपनी अलग थी, होंडा कंपनी अलग थी। तो 19 जनवरी को क्या किया था इन्होंने, हीरो समूह के, यानी जो हीरो कंपनी के संस्थापक थे जिन्होंने उस कंपनी की स्थापना की थी, उन्होंने होंडा के साथ मिलकर कंपनी बना ली, हीरो होंडा कंपनी बना ली, ठीक है। 2.8 यानी 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 2010 में कंपनी ने करीब 45 लाख दो पहिया वाहन बेचे थे भारत में। दो पहिया यानी टू व्हीलर्स, ठीक है, बाइक, आपको पता है स्पेशली वो बाइक ही बनाते हैं हीरो होंडा, ठीक है। तेजी से बढ़ते हुए बाजार का 48% था इंडिया में। और उसके बाद क्या हुआ, 2014 में होंडा ने अपने शेयर हीरो समूह को बेच दिए। यानी होंडा ने क्या किया, जो उसके शेयर्स थे 50% या जितने भी थे वो उन्होंने हीरो को बेच दिया। तो पूरी कंपनी किसकी हो गई, हीरो की हो गई, ठीक है। तो ये आपने एक केस स्टडी समझा। यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन एग्जाम में इस केस स्टडी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों हीरो ने होंडा को अपने शेयर्स बेच दिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आपका माइंडसेट चेक किया जाता है कि आप बड़े बच्चे हैं, एक एंटरप्रेन्योर की तरह आपको सोचना होगा, एक बिजनेसमैन और वुमेन की तरह आपको सोचना होगा, ठीक है। देख लीजिए, आपको आज 4 क्वेश्चन बेटा दिए हुए हैं। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, फिर आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य साधन क्या था, नंबर 2 है। विदेश व्यापार और विदेश निवेश में क्या अंतर है, ठीक है, व्यापार और निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, और भारत में किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आपको नाम बताने हैं और वो क्या मैन्युफैक्चर करती हैं वो भी बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखाने क्यों खोले जाते हैं ये आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों खोलती हैं कारखाने। चलिए आंसर देख लेते हैं। वन है, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। तो अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेश व्यापार था। यानी पुराने टाइम में अगर आप बात करें देशों को जोड़ने का, तो ये जो बिजनेस का काम है ना, ये आज से नहीं, ये 16वीं 14वीं शताब्दी से होता आ रहा है। जो आपको पता है कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा, कैसे आया था पानी में ढूंढते हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये व्यापार का, पहले हमारे देश से मसाले ले जाते थे सारे देश वाले, तो ये व्यापार ही एक माध्यम था जो देशों को जोड़ता था अतीत में, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे शॉर्ट में।
सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेटा विदेश व्यापार और विदेश निवेश में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपसे अंतर पूछे, डिफरेंशिएशन करने को बोले तो हमेशा टेबल बना के करिए। अगर आप उसे पैराग्राफ में लिखते हैं ना तो टीचर को लगता है वो पढ़ता नहीं है, समझ में नहीं आता। और आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आंसर अपना रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को आता है और बहुत ईजिली टीचर को मार्किंग करने में आसानी हो। ठीक है, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग हो, लेकिन आप पैराग्राफ में लिख दो तो बताओ टीचर को 100 कॉपी चेक करनी है, वो आपका आंसर पढ़ पाएगा? और अगर आप कॉलम बना के लिखोगे तो पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ इसने कंपैरिजन करके लिखा है। एक कॉलम में लिख दोगे विदेशी व्यापार, दूसरे में विदेशी निवेश। पहले विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेश व्यापार अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों का एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, कि हम दूसरी मार्केट्स में भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हें बेच पाएं, उसके लिए मार्केट देता है। लेकिन विदेशी निवेश क्या होता है? भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद एवं व्यय में की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। और यही निवेश अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने पर उसे क्या कहते हैं? विदेश निवेश या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। जो ये बिजनेस है ये दो देशों को आपस में जोड़ता है। इसमें क्या लिखेंगे? विदेशी निवेश करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? निवेश कर कर दूर के जो देश हैं वहां पर भी अपना प्रभाव, दबदबा बनाकर रखती हैं। तो इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर सारे टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट में पूछा है भारत में कार्यरत किन्हीं दो बहुराष्ट्रीयों के नाम लिखिए। और इसका थर्ड पार्ट में पूछा है कि एक कंपनी, जो ये कंपनी है ये किन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। एक नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। तो आपको लिखना है एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। ठीक है, पहले परिभाषा लिख देनी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि भारत में कार्यरत, तो आप लिखेंगे भारत में कार्यरत दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रकार हैं। मैंने आपको बताया हमेशा आंसर को बुलेट्स में लिखना है, पॉइंट बना के। और या बुलेट के बदले 1 2 भी लिख सकते हैं या क और ख भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैडबरी। कैडबरी आपको सुन के थोड़ा मजा आएगा, मुंह में पानी आएगा। कैडबरी ब्रिटेन की मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, जो चॉकलेट कंपनी कैडबरी की शुरुआत जॉन कैडबरी ने 1824 में की थी। और ये बहुत ज़्यादा इंडिया में लाते थे चॉकलेट्स और वो करते थे। और कैडबरी चॉकलेट का, ये किसका उत्पादन करती हैं? चॉकलेट का। आपने सबने सुना होगा और सब खाते होंगे, डेयरी मिल्क, कैडबरी। ठीक है, कैडबरी डेयरी मिल्क जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो ये कैडबरी जो है, आपको जान के खुशी होगी कि भारत की कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी चॉकलेट खाते हैं आप। इसके बाद बाटा, जिसके शूज़ पहनते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है कि बाटा का शूज़ ले लो उसके बाद तो टूटेगा ही नहीं। बाटा की पहले फीमेल शूज़ नहीं आते थे, अब तो बाटा के फीमेल शूज़ और सैंडल्स भी आते हैं। तो जो ये आपकी बाटा कंपनी है ये भी एक विदेशी कंपनी है। बाटा शूज चेक गणराज्य में आरंभ हुई एक जूता कंपनी है जो जूतों का उत्पादन करती है। तो हमने पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा बता दी, दो कंपनियां और दोनों किसका उत्पादन करती हैं? कैडबरी चॉकलेट का और बाटा किसका? जूतों का उत्पादन करती है। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, जिससे आप आंसर आराम से लिख सकें। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में क्यों निवेश करती हैं, क्यों कंपनियां स्थापित करती हैं? तो आपको पता है कि भारत में सस्ता श्रम है, कच्चा माल उपलब्ध है, ये सारी कारण है। तो आप लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना के मुख्य निम्न हैं, कारण निम्न है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सबसे पहले उत्पादन लागत को कम करना, यानी मैंने बताया कि उनके देश में बनाने में 50 रुपये लग रहे हैं पर हमारे देश में बनाने में 25 रुपये ही लग रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पानी, जमीन, सब कुछ उन्हें ईजिली अवेलेबल है और सस्ती मिल जाएगी। लैंड के लिए उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा, लैंड ईजिली खरीद सकते हैं, पानी ईजिली मिल जाएगा, लेबर उन्हें ईजिली मिल जाएगा स्किल्ड, तो उनका पैसा यानी खर्चा कम लगेगा। अधिक लाभ कब आना? हर बिजनेसमैन का या हर कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना।
थर्ड वन, कच्चा माल एवं सस्ते श्रम की उपलब्धता। तो मेन रीज़न कि उन्हें कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी बहुत हद तक इंडिया से ही मिल जाएगा और उनको सस्ता श्रम यानी कि लेबर भी मिल जाएगा आसानी से। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपका मान लो 5 मार्क्स में आ जाता है या 4 मार्क्स में आ जाता है, तब बेटा आप कैसे लिखेंगे? पहले तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो बुलेट आपने बनाया उत्पादन लागत को कम करना, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि भारत जैसे विकासशील देशों में उत्पादन की लागत किस प्रकार से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सस्ती वस्तुएं और संसाधन उपलब्ध होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन का जो साधन है सारा सस्ता होता है। फिर इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे 2 लाइन में। अधिक लाभ कमाना, कंपनियों को अधिक लाभ होता है, और कच्चा माल तो भारत जैसे देश में या विकासशील देशों में कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सिखाया है कि उसमें एक्सप्लेन कर देंगे तो आप बड़े आंसर लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ पॉइंट्स लिखते हैं तो छोटे आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट 28 कंप्लीटली सॉल्व कर ली है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार इसे बुक में ज़रूर रीड करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे इंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन ज़रूर बनेंगे भविष्य में। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें, और सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें, क्योंकि जो हम क्लासेस बनाएंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस बनाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाई जा सके। बाय बाय, टेक केयर।